आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक न्यू टॉपिक में एंटर करने वाले हैं, है ना। इससे पहले हम एक काम करते हैं कि जो प्रीवियस वीडियोस में हमने जो सीखा था उसको 5 मिनट में डिस्कशन कर देता हूं। अभी तक हमने सीखा कि करंट एक्चुअल में क्या होता है ना, फ्लो ऑफ चार्ज कैसे होते हैं, इसका कारण क्या है, क्यों फ्लो करता है, और क्यों डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल जब उसमें से करंट का फ्लो होगा या चार्ज का फ्लो होगा तो क्यों लोग कुछ अमाउंट का ऑपोजिशन प्रोवाइड करते हैं, रीजन भी हमने पढ़ा। अच्छा, कुछ कुछ मटेरियल ज्यादा ऑपोजिशन प्रोवाइड करेंगे, मैं बोलूंगा ये ज्यादा रेजिस्टेंस दे रहे हैं, इसका मतलब डेफिनेटली जो मटेरियल को हम इंसुलेटर कैटेगरी में डाल देंगे। एकदम कम अमाउंट का रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है या ऑपोजिशन प्रोवाइड कर रहा है, दैट मींस वो अच्छा खासा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये अपना मटेरियल टू मटेरियल वेरी करता है। ओके, तो रेजिस्टेंस का डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूला पे हमने सीखा कि एक मटेरियल कितना अमाउंट का रेजिस्टेंस देता है। उस रेजिस्टेंस के लिए हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कांसेप्ट से हमने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकाला। ओम्स लॉ का कांसेप्ट से भी हमने रेजिस्टेंस के लिए एक फॉर्मूला डिराइव किया, दैट इज R इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाय, है ना। उसके प्रकार से ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कांसेप्ट से भी हमने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकाला था, R इक्वल्स टू ML बाय N स्क्वायर A टाउ। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल का, है ना, रेजिस्टेंस कैसा चेंज होता है या रेजिस्टिविटी कैसा बदलता है टेम्परेचर के साथ में, इसको भी डील किया हमने। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, कैसा ड्रिफ्ट वेलोसिटी डेवलप होता है, इसके बारे में भी, है ना, डिटेल में स्टडी किया है। सारे चीज को अच्छे से समझने के बाद में अब धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हो गया, एक्चुअल में हमने समझ गया कि हर मटेरियल अपना अपना कुछ अमाउंट का रेजिस्टेंस देता ही देता है, ठीक है। तो उसको सर्किट में कैसा दिखाया जाएगा, ठीक है। तो उसको सर्किट में दिखाने का तरीका आज हम सीखेंगे और हमारा आज का टॉपिक है टाइप ऑफ रेजिस्टर्स। तो सबसे पहले हम कवर करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेजिस्टर्स। रेजिस्टर्स हम किसे बोलेंगे, डेफिनेटली जो मटेरियल कुछ भी अमाउंट का रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा उसे डेफिनेटली क्या बोलना चाहिए, रेजिस्टर बोलना चाहिए। मैं फिर से बोल दे रहा हूं, रेजिस्टर का मतलब होता है एनी मटेरियल, जो भी मटेरियल है जो कुछ ना कुछ के अमाउंट का रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने वाला है टू द फ्लो ऑफ चार्ज, टू द फ्लो ऑफ करंट, उसे हम रेजिस्टर बोलेंगे, ठीक है। तो सर्किट में जब रेजिस्टर को हम शो करते हैं, सर्किट में मतलब जैसा डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सर्किट हम डील करेंगे, जैसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, है ना, उसी प्रकार से इलेक्ट्रिकल सर्किट, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सर्किट हम जब बनाएंगे तो उसमें रेजिस्टर के लिए जो सिंबल होता है कुछ इस तरह का हम ऐसे जिगजैग लाइन ऐसा बना करके हम दिखाते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा रिप्रेजेंटेशन। यदि मेरे को सर्किट बनाना है, मान लो एक सेल को दिखाना है, तो मैंने ऑलरेडी सिंबल सब यूज करके रखा था स्टार्टिंग में। मैं फिर से एक बार बोल दे रहा हूँ कि सेल के लिए इस तरह से दिखाया जाता है, ठीक है। एक बड़ा लकीर एक छोटा लकीर इस तरह से रिप्रेजेंट कर लेते हैं हम लोग। यदि एक वेरिएबल रेजिस्टर, मतलब ये वायर का हमको रेजिस्टेंस मालूम नहीं है और वो वेरी कर रहा है, तो इसके लिए हम इस तरह का रेजिस्टर बना करके ऐसा एरो दिखा देते हैं जो कि वेरिएबल रेजिस्टर रियोस्टेट जो कि प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इस तरह से रियोस्टेट के द्वारा एक ऐसा डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि हमारा क्या वेरिएबल रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, मतलब अलग अलग टाइम में अलग अलग रेजिस्टेंस का वैल्यू दे सकता है। हम लोग उसमें एडजस्ट करते हैं उसमें, ठीक है, रियोस्टेट के बारे में। तो कभी भी सर्किट में जब हमको रेजिस्टर को दिखाना रहेगा तो हम इस तरह का सिंबल यूज करेंगे। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, मान ले मेरे पास में 5 ओम का एक रेजिस्टर है, ठीक है, और उसको हमने 10 वोल्ट का सेल के साथ कनेक्ट कर दिया, तो मैं इस तरह से सर्किट में उसको रिप्रेजेंट कर देने वाला हूं। ये हो गया 5 ओम का हमारे पास रजिस्टर है और 10 वोल्ट का सेल जो पोटेंशियल डिफरेंस है मैंने उसको कनेक्ट कर दिया। तो ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस को शो करने का तरीका। इसके अलावा बहुत सारा सिंबल मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है ना। सेल के लिए ये सिंबल हो गया, उसी प्रकार से कैपेसिटर के लिए दो लकीर यूज किया था सेम साइज का, इसी प्रकार से वेरिएबल रेजिस्टेंस के लिए इसको शो किया जाएगा, ठीक है। और की मतलब स्विच के लिए इस तरह से हम यूज कर सकते हैं, ओपन की, क्लोज की, ऐसा करके देखा जाए तो मैं सर्किट डायग्राम जब इसका डिस्कशन करेंगे तो और डिटेल में समझेंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग रजिस्टर को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, नेक्स्ट हो गया कि जो हम लोग कॉमनली रेजिस्टर का जो काम क्या होता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, रेजिस्टेंस जो होता है, ठीक है, मटेरियल फ्लो को, करंट का फ्लो को या चार्ज का फ्लो को अपोज करता है, उसी को ही रेजिस्टेंस बोलते हैं। एक्चुअल में यदि देखा जाए तो रेजिस्टर यदि करंट में सर्किट में ना हो तो डेफिनेटली इनफाइनाइट करंट फ्लो करना शुरू कर देगा सर्किट में। तो एक गिवन अमाउंट का करंट को, एक डेफिनेट करंट को यदि सर्किट से पास कराना है तो हमको रेजिस्टर का मदद लेना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल हो गया, मेरे को एक सर्किट में बहुत ही मिनिमम अमाउंट का मेरे को क्या करना है, करंट को पास करवाना है, मतलब मेरे को रजिस्टर में ऐसा मेरे को ऐसा रजिस्टर यूज करना पड़ेगा सर्किट में जो कि बहुत ही ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते रहे। बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, सर्किट में कम करंट आ जाएंगे। मतलब रेजिस्टर जो होता है एक लिमिटेड करंट सर्किट में फ्लो कराने में काम आता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रजिस्टर का मतलब। ओके, तो कमर्शियली हम कितने टाइप का रजिस्टर नॉर्मली यूज करते हैं, याद रखे रहो।
नॉर्मली हम दो टाइप का रजिस्टर का यूज करते हैं। पहला हो गया हमारा वायर बाउंड रजिस्टर, मतलब वायर से बना हुआ रजिस्टर, और दूसरा हो गया तुम्हारा कार्बन रजिस्टर। ये हम लोग दो टाइप का रजिस्टर है जो कि हम कॉमनली यूज करते हैं। सबसे पहला हो गया वायर बाउंड रजिस्टर। क्या होता है याद रखना, वायर बाउंड रजिस्टर मतलब मेटल वायर नॉर्मली हम पहले यूज करते थे, बाद में एक्चुअली मेटल वायर में दिक्कत होता है क्योंकि वो टेम्परेचर के साथ वेरी कर जाता है उसका रेजिस्टेंस। मैंने इसके बारे में ऑलरेडी डिटेल बताया है कि यदि हमारे पास में एक वायर को हमने मान लो रजिस्टर यूज किया है, ठीक है, एक वायर को हमने एज ए रजिस्टर यूज किया है, वो गिवन रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा था, इन्हें कह रहे गिवन टेम्परेचर। यदि टेम्परेचर को बढ़ा दोगे या चेंज कर दोगे तो इसका रेजिस्टेंस वैल्यू मतलब टेम्परेचर के साथ में चेंज कर जाएगा। तो हम उस जैसे डिवाइस मेरे पास या कोई इंस्ट्रूमेंट में मैं इसको फिट करना चाहता हूं, तो फिर इन दैट केस क्या होगा, मैंने सोचा था एक गिवन टेम्परेचर में उसका एक गिवन रेजिस्टर था, टेम्परेचर तो सब टाइम एनवायरमेंट में बदलते रहता है, तो उस हिसाब से उसका रेजिस्टेंस वैल्यू भी चेंज हो जाएगा, तो हमारा जो इंस्ट्रूमेंट रहेगा सही ढंग से ऑपरेट नहीं करेगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, ऐसा मटेरियल का सिलेक्ट करते हैं, जो ऐसा मटेरियल का वायर हम बनाते हैं, है ना, जिसका टेम्परेचर के साथ में उसका रेजिस्टेंस उतना खास फर्क ना करे। मतलब टेम्परेचर हल्का मुल्का चेंज हो जाने से भी उसका रेजिस्टेंस वैल्यू या रेजिस्टिविटी वैल्यू में उतना कोई खास फर्क ना हो। ठीक है, तो वैसा टाइप का हमने मटेरियल बनाया, और कुछ एलॉयज है जो कि हो गया निक्रोम, मैंगनीन या कॉन्स्टेंटन, ऐसा करके हमारे पास में कुछ मटेरियल हमने या कुछ एलॉय हमने डेवलप किया, जो कि है ना एज ए हम रजिस्टर की तरह यूज कर सकते हैं, बिकॉज उसका रेजिस्टेंस जो होता है टेम्परेचर के साथ में उतना खास वेरी नहीं करता है। मतलब टेम्परेचर में चेंज हो रहे हैं लेकिन उसका रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी वैल्यू में उतना खास फर्क नहीं मारते हैं। तो ऐसा टाइप का रजिस्टर को बनाने के लिए क्या करते हैं, इसी तरह का जो एलॉय का नाम लिया मैंने, मैंगनीन, कॉन्स्टेंटन और निक्रोम, ये वायर एक प्रकार का एलॉय से बनाया जाता है, और वो वायर को हम क्या करते हैं, एक इंसुलेटिंग बेस के ऊपर में उसको चारों तरफ से कवर कर दिया जाता है। मतलब ऐसा है हमारे पास में एक इंसुलेटिंग बेस है, ठीक है, और उसके ऊपर में हम लोग क्या करते हैं, ये निक्रोम, कॉन्स्टेंटन, इस सब का वायर का एक मतलब कवरिंग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और ऐसा टाइप का जो रजिस्टर होता है इसे बोलते हैं वायर बाउंड रजिस्टर। ओके, ये वायर बाउंड रजिस्टर जो होता है इसका कुछ लिमिटेशंस है। क्या क्या लिमिटेशन है, पहला तो हो गया यदि हमको बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस चाहिए रहेगा तो हमको बहुत बड़ा वायर का रिक्वायरमेंट होगा, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, जितना लेंथ बड़ा होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। मान लो हम सर्किट में वायर बाउंड रजिस्टर का यूज कर रहे हैं और हमको बहुत हाई रेजिस्टेंस का रिक्वायरमेंट हो सर्किट को ऑपरेट करवाने के लिए होगा, तो इन दैट केस हमको बहुत बड़ा लेंथ का वायर चाहिए रहेगा, क्योंकि हम वायर बाउंड रजिस्टर तो वायर के ऊपर लेंथ के ऊपर डिपेंड कर जाएगा। तो ज्यादा रेजिस्टेंस चाहिए तो ज्यादा लंबा वायर चाहिए, ज्यादा लंबा वायर मतलब उस सर्किट में बहुत बल्कनेस ज्यादा आ जाएगा, मतलब काफी बड़ा सर्किट हो जाएगा। इस कारण से हम इसको बहुत ज्यादा हाई रेजिस्टेंस के लिए इसको यूज नहीं कर सकते। तो वायर बाउंड रजिस्टर का कुछ 2-4 लिमिटेशंस हैं। पहला लिमिटेशन ये हो गया, ये बहुत बल्कि हो जाएगा, इसका जो मतलब रेजिस्टेंस का जो मतलब वैल्यू होता है या रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने का जो एबिलिटी होता है कुछ फ्यू ओम से लेकर कुछ 100 ओम के बीच में ही हो पाएगा, बिकॉज उसे ज्यादा रेजिस्टेंस चाहिए तो बहुत ज्यादा वायर को हमको चाहिए रहेगा उसको ऑन करने के लिए, और बहुत बड़ा वायर हो जाने से बहुत बल्कि हो जाएगा। इस कारण से इसका एक लिमिटेड ही रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर पाता है। ये एक हो गया पहला लिमिटेशन वायर बाउंड रजिस्टर का। दूसरा हो गया जो कॉन्स्टेंटन या मैंगनीन हम यूज कर रहे हैं वो एलॉय बहुत ही कॉस्टली पड़ जाते हैं, तो उसको भी मतलब यूज करना नॉर्मल कमर्शियल यूज करना ज्यादा बेनिफिशियल नहीं होगा। तो उसी प्रकार से और भी लिमिटेशंस है। इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू जो है ठीक है, हल्का मुल्का टेम्परेचर चेंज होने से रेजिस्टेंस उतना बदलाव नहीं आता है, लेकिन यदि काफी टेम्परेचर में बदलाव आएंगे तो इन दैट केस इसका रेजिस्टेंस वैल्यू भी अच्छा खासा बदल जाएंगे, तो फिर हमारा जो इंस्ट्रूमेंट जो है सही ढंग से रन नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से ऐसा 3-4 लिमिटेशंस है ना, जिसके कारण से हमारा क्या होता है, इतना इसका वायर बाउंड रजिस्टर का उतना खास यूज नहीं हो पाता है। तो हमने क्या किया, इसका एक अल्टरनेट निकाला जो कि होता है कार्बन रजिस्टर। ये कार्बन रजिस्टर क्या होते हैं, मतलब कार्बन से बनाया हुआ है ना एक रजिस्टर है। इसको कैसा बनाया जाता है, कुछ नहीं करना है, कार्बन, ठीक है, कार्बन ब्लैक एक मटेरियल होता है कार्बन से बना हुआ, कार्बन ब्लैक हो गया, क्ले हो गया, ठीक है, और एक मटेरियल होता है जिसको हम बोलते हैं रेजिन्स ब्लेंड। तो रेजिन ब्लेंड हो गया, उनको हम क्या करते हैं मिक्स कर लेते हैं अच्छे से, और उसको क्या करते हैं मिक्स करने के बाद में उसको हीट करके मिक्स करके उसको बाद में क्या किया जाता है, जस्ट एक सांचा में या सिंपली मैं बोल सकता हूं उसको एक फ्रेम में ढाल दिया जाता है और उसको अलग अलग सिलेंडर शेप में बना लिया जाता है। उसको फाइनली उसके ऊपर में क्या कर लिया जाता है, एक प्लास्टिक का कवरिंग कर दिया जाता है। मतलब मैं बोल सकता हूं पहले तीनों का मिक्सर बनाएंगे, कार्बन हो गया ब्लैक और क्ले और रेजिन्स
है ना, रेजिन ब्लेंड ऐसा करके मटेरियल है, तीनों को हम क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं और मिक्स करके फाइनली उसको हीट करके एक सांचा या सिंपली स्प्रे में डाल करके सिलिंड्रिकल शेप में ला देते हैं। बहुत छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, और उनको हम क्या कर सकते हैं, प्लास्टिक का कवरिंग दे देते हैं। अच्छा, इसका बेनिफिट क्या होता है, कार्बन रेजिस्टर जो बनाए हमने, इसका फायदा क्या है, तो डेफिनेटली वेयर बाउंड रेजिस्टर से ज्यादा बेटर है। क्यों ज्यादा बेटर है, तो पहला ये हो गया कि ये जरा सा मतलब कॉम्पैक्ट होते हैं, छोटे से जगह में ही काफी हाई रेजिस्टेंस वैल्यू प्रोवाइड कर लेता है। जबकि हम लोग जानते हैं वेयर बाउंड के लिए लेंथ के ऊपर डिपेंड होता है, जितना ज्यादा लंबा वायर लोगे उतना ज्यादा रेजिस्टेंस आए। तो यदि हमको सर्किट में बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस चाहिए तो हमको बहुत बड़ा वायर लेना पड़ेगा, जो कि हमारे लिए वो बल्कि ज्यादा हो जाएगा। तो उस कारण से हमने क्या किया, वेयर बाउंड रेजिस्टर को बदले में हमने कार्बन रेजिस्टर को प्रीफर करना शुरू किया। इसका फायदा ये हो जा रहा है कि बहुत कॉम्पैक्ट होता है और छोटा सा जगह में भी वो क्या करता है, अच्छा खासा रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर देता है। तो पहला बेनिफिट हो गया, मतलब हम बोल सकते हैं एडवांटेज ओवर योर वेयर बाउंड रेजिस्टर जो है, कार्बन रेजिस्टर जरा उसका एडवांटेज होता है। पहला एडवांटेज ये हो गया कि ये जरा सा बल्कि हो जा रहा था और बहुत ही कम रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर पा रहा था, जबकि हमारा कार्बन रेजिस्टर जो है छोटा सा जगह में बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट है। और प्लस ये क्या होता है, काफी मतलब कुछ फ्यू ओम से लेकर कुछ बिलियन ओम तक भी वो क्या कर सकता है, रेजिस्टेंस का वैल्यू प्रोवाइड कर सकता है। ये हो गया पहला एडवांटेज, मतलब हम छोटे छोटे सर्किट में भी कार्बन रेजिस्टर को यूज कर सकते हैं। सॉरी। उसके बाद में दूसरा बेनिफिट ये हो गया कि ये कार्बन रेजिस्टर बनाने के लिए जो मटेरियल इंग्रेडिएंट यूज हो रहे हैं वो डेफिनेटली काफी कम सस्ते में मिल जाते हैं, मतलब ये चीप होते हैं। उसके बाद से और क्या बेनिफिट है, एक इंपॉर्टेंट ये हो गया कि टेम्परेचर के साथ में इसका रेजिस्टेंस का भी उतना कोई खास फर्क नहीं मारता है ना। टेम्परेचर ज्यादा चेंज होने से भी इसका रेजिस्टेंस वैल्यू चेंज नहीं होता है, इसका रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस फिक्स्ड होता है। ये हमारा एक सबसे इंपॉर्टेंट इसका बेनिफिट आ गया। हमारा ये वेयर बाउंड रेजिस्टर का भी वैसी था, लेकिन एक्चुअल में बहुत ज्यादा टेम्परेचर चेंज करने से इसका भी हल्का मुल्का बदल जाता है। लेकिन कार्बन रेजिस्टर का रेजिस्टेंस में, रेजिस्टिविटी में टेम्परेचर बदलने से उतना खास चेंज नहीं आते हैं। ओके, और एक इंपॉर्टेंट चीज भी होता है कि कार्बन रेजिस्टर का हम रेजिस्टिविटी को या रेजिस्टेंस को पता लगा सकते हैं, है ना। उसके लिए एक टेक्निक बनाया गया है जिसको हम बोलते हैं कलर कोडिंग। ये कलर कोडिंग के माध्यम से हम चाहें तो कार्बन रजिस्टर का रेजिस्टेंस का वैल्यू भी पता लगा सकते हैं। बस उसके लिए एक टेबल हमको दिमाग में रखना पड़ेगा। प्लस हम चाहे तो जो रजिस्टर है, वेयर बाउंड रजिस्टर रहे या कार्बन रजिस्टर रहे, इसका एग्जैक्ट रेजिस्टेंस वैल्यू कितना रहेगा। जैसे हम लोग कलर कोडिंग तो यूज कर रहे, सही बात है, लेकिन उसका एग्जैक्ट रेजिस्टेंस वैल्यू कितना रहा होगा, उसको पता कैसा लगाएंगे। तो हमने क्या किया हुआ है, एक इंस्ट्रूमेंट डिजाइन किया हुआ है और वो इंस्ट्रूमेंट को बोला जाता है व्हीटस्टोन ब्रिज। पहले वही तो स्टार्टिंग में व्हीटस्टोन ब्रिज हुआ करता था, उसको जरा सा मॉडिफाई करके मीटर ब्रिज बना दिया गया है। तो मीटर ब्रिज के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी मटेरियल वो कार्बन रजिस्टर रहे, वेयर बाउंड रजिस्टर रहे या जिसका भी तुमको रेजिस्टेंस पता लगाना है, तो तुम आराम से उसमें मीटर ब्रिज में एक सर्किट में उसको कनेक्ट करके तुम उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू पता लगा सकते हो। मतलब यदि हमको अननोन रेजिस्टेंस चाहिए, किसी भी चीज का, मटेरियल का हमको रेजिस्टेंस का वैल्यू पता लगाना है, कितना अमाउंट का वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, है ना, मीटर ब्रिज का या सिंपली व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज करना पड़ेगा। ओके। तो इस तरह से हमने डिफरेंट टाइप ऑफ रेजिस्टेंस और एक कौन सा अच्छा रेजिस्टर है जो कि हम कमर्शियली यूज करते हैं, इसके बारे में सीखा। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो गया डिफरेंट जो रेजिस्टर होता है, कार्बन रेजिस्टर हमारे पास अवेलेबल है, उसको रेजिस्टेंस का वैल्यू को कैसा पता लगाया जाएगा। ओके, तो वो जो रेजिस्टेंस वैल्यू पता लगाने के लिए हम यूज करते हैं कलर कोडिंग, कलर का मदद लेते हैं। एकदम छोटे साइज का ही हमारे पास में वो कार्बन रजिस्टर होते हैं और उसमें क्या करते हैं, कलर का कुछ बैंड हम इमेजिन मतलब उसमें दिया जाता है। अच्छा, कलर का बैंड मतलब पहले 3 तो कलर यहाँ पे बैंड रहेगा, पास में एक कलर का बैंड, साथ में एक और कलर का बैंड, पास में एक और कलर का बैंड, 3 कलर का बैंड तो होंगे ही होंगे। चौथा कलर का बैंड भी कभी कभी देता है साइड में। तो ये 3 कलर में से सबसे पहला कलर जो होता है ये फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर शो करता है। मैं बनाऊंगा, समझ में आ जाएगा। फिर उससे दूसरा जो कलर बैंड रहा होगा उसे सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर लिखेंगे। थर्ड जो तुम्हारा कलर कोड बैंडिंग रहेगा वो एक्चुअल में मल्टीप्लायर और सिंपली 10 टू द पावर ये वैल्यू को लिखा जाता है। और फोर्थ नंबर जो कलर रहता है, कलर बैंड रहता है, वो हमारा बताता है टॉलरेंस पावर। ये टॉलरेंस पावर क्या होता है, मतलब हमने जो रजिस्टर वैल्यू लिखा हुआ है उसका कितना % कम बेसी हो सकता है, क्योंकि हमने तो रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया, सही बात है, लेकिन वो हल्का मुल्का गलत इधर उधर हो सकता है। तो कितना बढ़ सकता है मैक्सिमम, कितना घट सकता है,
वो चीज को हम बोलते हैं टॉलरेंस पावर। मैं फिर से बोल दे रहा हूं, हमने कार्बन रजिस्टर का रेजिस्टेंस का वैल्यू पता लगा लिया किसी तरह से भी, और हमने पता लगाने के बाद में हमने कलर कोड के माध्यम से हमने उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश किया। तो चौथा नंबर जो कलर कोड होता है, पहला दूसरा तीसरा के बारे में समझाने वाला हूं, लेकिन चौथा नंबर जो कलर कोड होता है वो बताता है टॉलरेंस पावर, या सिंपली बोल सकते हैं कि कितना वेरिएशन आ सकता है उसका रेजिस्टेंस वैल्यू में, जो हमने कैलकुलेट किया, जो पता लगाया है, जितना रेजिस्टेंस वैल्यू दिखाया हुआ है उसका रेजिस्टेंस वैल्यू में कितना वेरिएशन आ सकता है, मतलब कितना परसेंट इधर उधर हो सकता है, कम बेसी हो सकता है। मान लो मैंने बोला इसका रेजिस्टेंस 100 ओम मैंने पता लगाया था और मैंने साइड में लिख लिया 20%, इसका मतलब 20% कम बेसी हो सकता है, मतलब आइदर ये इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू 20% बढ़ सकता है या घट सकता है, पॉसिबिलिटी जो वेरिएशन हो सकता है उसको हम टॉलरेंस पावर बोलते हैं। ठीक है, तो ये टॉलरेंस पावर के लिए यदि मान लो कलर कोड तीसरा और चौथा नंबर कलर नहीं दिया है मान के चलो, तो हम उसको 20% हम मान के चलते हैं। 20% मतलब जितना हमने रेजिस्टेंस वैल्यू पता लगाया उससे 20% ज्यादा हो सकता है या कम हो सकता है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम, उससे अंदर भी हो सकता है। तो इस तरह से हम लोग कलर कोडिंग के थ्रू से ये जो कार्बन रजिस्टर का रेजिस्टेंस भी पता लगा सकते हैं और लिख सकते हैं, उसको डिनोट भी कर सकते हैं। तो ये हमारा कार्बन रजिस्टर जो हो गया वायर बाउंड रजिस्टर्स के से कंपैरेटिवली काफी अच्छा हम इमेज समझ सकते हैं। ठीक है, अब हो गया हमारा नेक्स्ट हो गया कलर कोडिंग कैसा किया जाता है। तो कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर के लिए हमने क्या किया, एक टेबल है जो कि हर बुक में दिए रहते हैं, तो वो टेबल को हमको पहले दिमाग में रखना पड़ेंगे। याद भी उतना ज्यादा मतलब डिफिकल्ट नहीं होता, जल्दी याद हो जाते हैं। तो कार्बन मतलब कोई भी कार्बन रजिस्टर का हम उसका रेजिस्टेंस वैल्यू पता लगा सकते हैं, है ना, खाली इस टेबल के मदद से। इसमें क्या होता है, 3 ठो हम लोग को बैंड मिले, कलर बैंड, मतलब जैसे मान लो ऐसा ही हमारा कार्बन रजिस्टर का शेप है मान के चलो, ऐसा हमें सिलिंड्रिकल फॉर्मेट अप्लाई होता है, तो ऐसा करके 3 ठो कलर बैंड नजदीक नजदीक में होते हैं। ठीक है, इधर से लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे तो 3 ठो कलर बैंड मिलेंगे, और एक तो दूर में रहता है, कभी कभी 4th नंबर कलर बैंड देता भी नहीं है। ओके तो ये 3 कलर जो बैंड होते हैं ये बताते हैं हमको इस 3 कलर बैंड के माध्यम से हम उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू पता लगाते हैं, और जो 4th कलर बैंड होता है वो टॉलरेंस पावर बताता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कौन कौन सा कलर है कैसा पहचानेंगे उसको देख लेते हैं। ओके, तो हमने क्या किया, एक सीक्वेंस में इसको अरेंज कर रखा हुआ है। जैसा हो गया कलर देख लो पहले, जैसा मान लो पहला सीक्वेंस हमको देखना पड़ता है कलर का। ठीक है, तो हमने कुछ पहले इसको हम 2 मिनट में देख लेते हैं क्या क्या हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। तो सबसे पहला हो गया कलर हो गया ब्लैक कलर। ठीक है, ब्लैक हो गया, ब्राउन हो गया, रेड हो गया, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, उसके बाद में हो गया तुम्हारा ग्रे एंड व्हाइट। इस तरह से हमारे पास में इस तरह डिफरेंट डिफरेंट कलर का यहाँ पे तुमको है ना बैंड मिल सकते हैं, ये 3 बैंड। ठीक है, चौथा बैंड जो रहेगा वो 2 कलर का हो सकता है, आइदर गोल्ड या सिल्वर या नो कलर हो ही नहीं, मतलब ये एब्सेंट ही कर देगा उस चीज को। तो इस तरीके से ये 3 कलर एक्चुअल में वो रेजिस्टेंस के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे देते हैं। चौथा नंबर जो रहता है, मतलब वो चौथा नंबर कलर नहीं दिया है, इसका मतलब समझ जाना उसको नो कलर केस में डालेंगे, और वो खाली बताता है हमको टॉलरेंस पावर, जो कि बताता है कि रेजिस्टेंस जो हमने कैलकुलेट किया है, जो बताया हुआ है, उसका रेजिस्टेंस में कितना कम बेसी हो सकता है, कितना मतलब डिफरेंस आ सकता है कैलकुलेटेड वैल्यू और एक्चुअल में। तो ये चीज को हम क्या करते हैं, टॉलरेंस पावर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को इसको याद करने का तरीका क्या है, तो हर स्टैंडर्ड बुक में लिखे रहता है याद करने का तरीका, फिर भी को देख लो पहला लेटर को कनेक्ट कर रहा हूं मैं यहाँ पे सभी कलर का, और एक ऐसे ही अपना मन से एक निमोनिक्स टाइप का बना दे रहे हैं समझने के लिए। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा, बीबी पहला दो बीबी रॉय ROY, पहला 2 वर्ड जो पहला 2 कलर का पहला लेटर यूज किया हूं, तो बीबी रॉय ऑफ अपना मन से जोड़ोगे यहाँ पे। ठीक है, ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, G फॉर ग्रेट, B फॉर ब्रिटेन। ठीक है, यहाँ पे अपना मन से एक हेड जोड़ देते हैं, हेड वेरी गुड वाइफ। ठीक है, अब यहाँ पे जो वेयरिंग गोल्ड एंड सिल्वर याद कर सकते हो, नहीं याद करने से भी चलेगा। तो ये जो कलर हमारे पास है हमको एक सीक्वेंस में याद रखने के लिए ऐसा याद रख मतलब एक निमोनिक्स टाइप का बनाना पड़ता है। जैसा बीबी पहला B फॉर हो गया ब्लैक, सेकेंड B फॉर हो गया ब्राउन, उसके बाद में ROY, R फॉर हो गया रेड, O फॉर ऑरेंज, है ना, Y जो हो गया उसके बाद हो गया येलो, उसके बाद ऑफ तो अपने मन से जोड़ा गया है, ग्रेट ब्रिटेन, G फॉर हो गया ग्रीन, है ना, नेक्स्ट B फॉर हो गया ब्लू, उसके बाद में हेड अपना मन से जोड़ा गया है, उसके बाद में वायलेट, ग्रे एंड व्हाइट। इस तरह से वेरी गुड वाइफ, वायलेट, ग्रे एंड व्हाइट।
इस तरह से हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर को एक सीक्वेंस में याद रख सकते हैं। और ये सीक्वेंस में याद रखना इसलिए जरूरी होता है कि सीक्वेंस यदि हमको मालूम है, इन दैट केस हम क्या कर सकते हैं, उसका जो नंबर्स, जैसे मान लो कलर देके उसका नंबर बता सकते हैं। जैसे पहला, जैसे वाला मैं मान लो कि हमको पहला जो कोड मिला है, मान के चलो यहाँ पे पहला कलर माना है रेड, तो रेड नंबर कितना में आता है देख लो, रेड नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड, बी बी रॉय आर थर्ड नंबर में आ रहा है। थर्ड नंबर में देखो, थर्ड नंबर के लिए जो कलर है, थर्ड नंबर हो गया रेड कलर, उसके लिए जो न्यूमेरिकल वैल्यू कितना होने वाला है 2। तो मैं बोलने वाला हूँ इसका कैसा रेजिस्टेंस लिख रहा हूँ, एक तो देखने समझ में आ जाएगा। तो इसका रेजिस्टेंस वैल्यू हो गया 2, ठीक है। फिर सेकंड कलर क्या दे रखा है, ब्लू, तो हम चलते हैं ब्लू कितना नंबर में देखो, तो बी बी रॉय, ओके, पहला बी फॉर ब्लैक, सेकंड बी फॉर ब्राउन, आर फॉर हो गया रेड, ओ फॉर ऑरेंज, वाई ग्रेट ब्रिटेन। अच्छा, ये जो बी है ये हमारा पड़ जा रहा है कितना कितना नंबर में आ रहा है, 6 नंबर में आ रहा है। तो देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट जब है, फर्स्ट नंबर में यहाँ पे 0 है, सेकंड नंबर में 1 है, थर्ड नंबर में 2 आ रहा है, फोर्थ नंबर में 3 आ रहा है। मतलब जितना नंबर में कलर आएगा उससे एक कम उसका न्यूमेरिकल वैल्यू रहे होंगे, ठीक है। फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर उससे बोला जाता है, ठीक है। ये इसका कलर के लिए जो नंबर लिखेंगे फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, इसके लिए जो सेकंड नंबर कलर के लिए सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर, और थर्ड नंबर का जो कलर के लिए उसका मल्टीप्लायर, मतलब 10 टू द पावर अलग वैल्यू लिखा जाता है। चलो ठीक है, हम इसका लिखते हैं पहले। तो हम लोग देखते हैं कलर का सीक्वेंस के हिसाब से एक बार याद कर लेना। तो पहला हो गया रेड, तो बी बी आर रॉय, थर्ड नंबर में है तो 2, ठीक है, नंबर याद करना एकदम आसान हो जाएगा, तो 2। अच्छा, उसके बाद में सेकंड कलर के लिए ब्लू है, तो कितना नंबर, बी बी रॉय आर ओ वाई, है ना, ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, 7 कितना पड़ रहा है, ऑफ ग्रेट, ऑफ तो हमारा एक अपना मन से जोड़ा गया है, मतलब यहाँ पे करीबन करीबन 6 नंबर में पड़ जा रहा है। देखो बी बी, ओके, बी बी रॉय ऑफ, ठीक है, ऑफ अपना मन से जोड़ा गया ग्रेट ब्रिटेन, ये करीबन कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7, ओके, 7 नंबर पड़ रहा है। तो 7 नंबर पड़ेगा, मतलब यहाँ पे 6 आने वाला है, तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला, 6 यहाँ पे लिखा गया। तो पहला कलर के लिए जो जितना नंबर पड़ रहा है, जो कलर पहला नंबर जितना नंबर में पड़ रहा है उसके हिसाब से उसका न्यूमेरिकल वैल्यू लिखा जाएगा। सिमिलरली सेकंड बैंड के लिए जितना नंबर पड़ रहा है उसका न्यूमेरिकल वैल्यू लिखा जाएगा। दो हो गया फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर इनटू, अब क्या करेंगे थर्ड कलर के लिए, थर्ड कलर वायलेट है, थर्ड कलर के लिए देखो कितना नंबर में आ रहा है, थर्ड कलर हो गया वायलेट, मतलब हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर में है। देखो यहाँ पे 7 रहा होगा, लेकिन उसका मल्टीप्लायर वैल्यू लिखना है, थर्ड के लिए मल्टीप्लायर वैल्यू 10 टू द पावर 7, ठीक है। अब जैसे फोर्थ नंबर का गोल्ड देकर रखा हुआ है, तो हम लिखेंगे प्लस माइनस कितना %, गोल्ड के लिए देखो 5%, गोल्ड कलर के लिए 5%, सिल्वर कलर के 10%, कलर बैंड नहीं दिया हुआ है मतलब 20%, तो प्लस माइनस 5%। ये हो गया उसका टोटल रेजिस्टेंस का वैल्यू। इस सीक्वेंस को जरा याद रख लेना, ठीक है। कलर को मतलब जस्ट हाथ में याद रखना, कलर को बी बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, कलर को एक बार दिमाग में रख लेना, नंबर्स को अपने आप ही आ जाएगा। पहला कलर के लिए 0 होता है और 10 टू द पावर 0 होता है, सेकंड कलर के लिए 1 और 10 टू द पावर 1, थर्ड कलर के लिए 2 10 टू द पावर 2, ऐसा करके, ठीक है। पहला कलर से पहला नंबर लिखा जाएगा, सेकंड कलर के लिए सेकंड बैंड के लिए सेकंड नंबर यहां से ढूंढ के लिखा जाएगा, थर्ड कलर जो बैंड रहेगा उसके लिए 10 टू द पावर वाला लिया जाएगा, और प्लस माइनस फोर्थ नंबर बैंड रहेगा उसको देखना पड़ेगा गोल्ड है कि क्या है कि दिया ही नहीं है। यदि गोल्ड दे रखा है तो 5%, सिल्वर दे रखा है तो 10%, और कुछ भी नहीं है तो 20%। ये जो दिया है ये क्या है एक्चुअल में, दिस इज कॉल्ड टॉलरेंस पावर, और इसका मीनिंग होता है कि जो हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू है, जो हमारा कैलकुलेशन हमने किया है उससे उसका वेरिएशन कितना कितना हो सकता है, कितना से कितना, 20% वेरिएशन या 5% वेरिएशन, मतलब जितना वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है उसका 5% ज्यादा हो सकता है या कम हो सकता है, वेरिएशन कर सकता है, क्योंकि अलग अलग हो सकता है, पॉसिबिलिटीज हैं। तो ये हो गया हमारा कलर कोडिंग के थ्रू से कैसा करके हम कार्बन रेजिस्टर का रेजिस्टेंस पता लगाते हैं, ठीक है। जितना भी हमने सीखा अभी तक हमने ये सीख लिया कि रेजिस्टेंस जो होता है, ठीक है, उसका कितना टाइप का रेजिस्टर होता है, उसके बाद में कलर कोडिंग के माध्यम से कलर रेजिस्टेंस कैसा पता लगाते समझ में आ गया। एक इंपॉर्टेंट है कि सेल का जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, समझो जरा सा, सेल का जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो भी कुछ अमाउंट का रेजिस्टेंस देता है। सेल का जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, मैंने इसके बारे में डिटेल बता रखा है, वो भी कुछ रेजिस्टेंस देता है, क्योंकि उनका आयन के बीच में भी कोलिजन होता है। तो वो रेजिस्टेंस को हम इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो उसको दिखाया कैसा जाएगा सर्किट में, तो उसको दिखाने का तरीका ये है कि बस सेल बना दो और साइड में जो नेगेटिव टर्मिनल है ना, उसका साइड में वो रेजिस्टेंस का वैल्यू को दिखा दो स्मॉल आर के माध्यम से। मतलब ये सेल का जो अंदर का रेजिस्टेंस है मैं यहाँ पे साइड में सर्किट में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ये सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस को शो करने का तरीका है, ठीक है। लेकिन ये एक्चुअल में सेल के अंदर है, सर्किट में बाहर में दिखाया गया है, मगर सेल के अंदर में ये रेजिस्टेंस वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, रेजिस्टेंस दिख रहा है अपने को।
ओके, जितना भी हम कोशिश कर लें तो घुमा फिरा करके हमारे पास जो रेजिस्टेंस वैल्यू मिल रहे हैं, हमारे पास जो भी रजिस्टर है वो रजिस्टर के मदद से हम डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट को रन कर लेते हैं, ठीक बात है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमको जितना हमारे पास रजिस्टर है उससे ज्यादा रेजिस्टेंस का रिक्वायरमेंट हो जाता है या उससे कम रेजिस्टेंस का रिक्वायरमेंट हो जाता है। तो हम इसको ये डिमांड को पूरा करने के लिए हम स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, कि हम कैसा करके यदि हमारे पास जो रजिस्टर वैल्यू है या जो भी हमारे पास रजिस्टर है उसका रेजिस्टेंस वैल्यू जितना बार हमारे को मिल रहा है उससे हमको ज्यादा रेजिस्टेंस का रिक्वायरमेंट है या उससे कम रेजिस्टेंस का रिक्वायरमेंट है, तो हम कैसा करें। तो उसके लिए हम लोगों को कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर में जाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स।